तो कैसे ये जर्नी कैसे हुई? स्टार्टअप्स में कुछ करने का मन था या एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। बहुत सारी रिसर्चेस की, इन्वेस्टर्स से मिलके कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया जो अभी तक पूरे देश में सीडी और यूएन ने ये क्लियरली बोल दिया है कि जो भी लोग अब सफल होंगे 82% दो चीजें मैटर करने वाली है कि इस चीज के ऊपर देश में काम होने की जरूरत है। ऐसे बच्चों से मिला हूं जो 9th क्लास में 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये आखिर हो क्यों रहा है? तो क्या डेवलपमेंट करना चाहिए हमें स्कूल के बच्चों के लिए? किस तरीके की ट्रेनिंग होती है और क्या रिजल्ट है उन लोगों में? मतलब आज मैं मिलवाना चाहता हूं आपको एक ऐसे पर्सन से जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई की है और पिछले 2 साल में 60,000 से भी ज़्यादा लोगों को, स्टूडेंट्स को, स्पेशली स्कूल के स्टूडेंट्स को हेल्प की है उनका फोकस डेवलप करने पे, उनको डिसिप्लिन लेके आने में और उनकी पढ़ाई कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसके अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है। तो आज स्पेशली उनसे मिलके हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प किया जाए अपने एजुकेशन पे फोकस करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ हम एक और चीज सीखने वाले हैं कि क्या हम इस चीज को एज अ बिजनेस बना सकते हैं और बिजनेस बनाकर कितना रुपया कमा सकते हैं। लेकिन पहले उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ये चीज को डेवलप करना चाहिए। तो यस, वेलकम गजेंद्र सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। सर, आज हमारे जो ऑडियंस है, जो हमें देखते हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, इनको स्पेशली एजुकेशन से बहुत ही प्यार रहता है, लेकिन आज उसी के बारे में जानना है। लेकिन पहले तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा। मैं तो जानता हूँ, लेकिन हमारी ऑडियंस आपके बारे में और जानना चाहेगी सर। श्योर सर। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। एक बहुत ही हम्बल, एक बहुत ही छोटे बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। वैसे तो आईआईटी रुड़की 2010-14 बैच मेरा बीटेक में रहा है और उसके बाद में स्टार्टअप्स में कुछ करने का मन था कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम सर्च करूं मैं या एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं जिससे मिलियंस ऑफ पीपल को या बच्चों को या किसी को भी मैं हेल्प कर सकूं। तो उस सोच के साथ काफ़ी कुछ टाइम मैंने एजुकेशन में भी दिया, मल्टीपल जगहों पे दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मेरे साथ हमेशा मेरे साथ जुड़ी रही। जब कॉलेज में था तो हम बाहर गरीब बच्चों को पढ़ाने जाते थे, तो वहाँ जब मैंने देखा कि बच्चे घर से पढ़ के नहीं आते हैं, तो पेरेंट्स जो कंप्लेन करते थे वो ये करते थे कि सर हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, टीवी मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनकी जो आज हर घर में देखने को आपको मिल जाती हैं। तो वहाँ से वो प्रॉब्लम जनरेट होते फिर फाइनली 6 साल बाद जब मैंने एडटेक एक कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे जब वर्किंग कर रहा था, तब मुझे वो हिट हुई फिर से कि वो प्रॉब्लम जो मैंने बहुत पहले सॉल्व की थी, इवन मेरे घर के अंदर भी थी वो, कि मेरा छोटा भाई है वो पढ़ता नहीं था, घर वाले पता नहीं क्या क्या बोलते ही हैं, पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि बच्चे पढ़ने लग जाएं। तो वो वहाँ से 90% प्लस आने लग गई उसकी, छोटे भाई की। तो वो मेरे घर में जब इम्पैक्ट मैंने क्रिएट किया था, वो जो वहाँ उस गरीब बच्चों के ऊपर क्रिएट किया था, फिर मुझे लगा जब मैं एडटेक में था कि हम लोग को ये चीज़ को भी इंक्लूड करना चाहिए। फिर मैंने इमीडिएटली वहाँ से अपना पूरा फोकस जो है वो उस चीज़ पर डाला। बहुत सारी रिसर्चेस की, बहुत सारा कुछ फंड्स उठा के, इन्वेस्टर्स से मिलके कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जो अभी तक पूरे देश में नहीं है। ग्रेट। और ये सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है ही, क्योंकि आज हर पेरेंट की ये ज़रूरत है। हर पेरेंट का ये पेन एरिया है कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारा बच्चा स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर रहा है, और जबकि बाकी सारी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मोबाइल को लेकर। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना सर कि ये आजकल बहुत मैं जस्ट अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और मुझे वही चीज़ दिख रही थी। एक कुछ हेडलाइन आया था कि इंडिया में ऐसा एजुकेशन सिस्टम का हालत हो गया है, 97% ऑफ द इंडियन ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। मतलब ये एक बड़े एमएनसी का टैगलाइन था। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल लिटरली पॉइंट टू वरी कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। जी। तो इस बारे में सर अगर हम और डीप चलें, जो कि मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा रिसर्च करनी चाहिए, तो मैं अपने और डीप गया इस चीज़ में। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एनसीआरबी का और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके डेटा को समझना चाहा।
अगर आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे तो सर लगभग हमारे इस देश में करीब 15,50,000 से ऊपर स्कूल हैं। इन स्कूलों में करीब 26 करोड़ 50 लाख बच्चे अभी करंटली स्टडी कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा कॉलेज लेवल पर जाऊं तो इंडिया में अराउंड 54,000 प्लस कॉलेजेस हैं और लगभग 1043 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनके अंदर करीब 3 करोड़ 80 लाख बच्चे अभी करेंटली स्टडी कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों को मिला दें तो अराउंड 30 से 31 करोड़ के बीच में बच्चे होते हैं। अगर सर मैं कोचिंग्स के लेवल पे बात करूं तो करीब 8 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो अभी कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं। अगर इन सबको मिला दें तो 39 CR के आसपास टोटल स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल, कॉलेजेस या कोचिंग में हैं। ये तो एक अच्छी बात है कि हमारा जो कंट्री है वो बहुत यंगेस्ट कंट्री है, यही रीजन है उसका, क्योंकि इतने लोग स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में हैं, राइट, पढ़ रहे हैं। अब सर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि पहली क्लास में अगर 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो 10th में 77, 12th में 55 और कॉलेज लेवल पर 26 कंप्लीट कर पाते हैं। कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब सर ये जो 26 बच्चे भी पास हुए हैं जो स्कूल, जो कॉलेज से एक डिग्री लेके निकले हैं 18-19 साल की एजुकेशन के बाद में, उसमें से भी लगभग 82% जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसा कि आपने अभी खुद बताया, एक आर्टिकल आया था 2022 नवंबर में कि 97% ग्रेजुएट्स जो हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। तो ये जो 96-97% का जो फेलियर रेशियो है, इसका रीजन क्या है आखिर? आप अगर देखेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है तो आपकी नज़र जाएगी यूनाइटेड नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD की जो 2021 की रिसर्च है उसकी तरफ। सर OECD और UN ने ये क्लियरली बोल दिया है कि जो भी लोग अब सफल होंगे या हो रहे हैं 2030 तक के लिए, उन्होंने बोला है 82% 2 चीजें मैटर करने वाली हैं। पहला माइंडसेट और दूसरा पर्सपेक्टिव, जिसमें स्किल भी एक पार्ट होता है। तो ये 2 चीजों के ऊपर अभी इंडिया में काम होता ही नहीं है। ना स्कूल में काम हो रहा है, ना कॉलेज में काम हो रहा है, ना ही यूनिवर्सिटी लेवल पे काम हो रहा है, क्योंकि हम माइंडसेट को अभी समझ ही नहीं रहे कि माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए। अब आपके लेवल पर, मेरे लेवल पर कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन वो शायद उतना अफोर्डेबल नहीं है या वो अभी एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। वो प्रोफेशनल लोग हैं जो शायद लाखों में फीस दे सकते हैं, वो उस चीज़ को ले लेते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू उनको ही समझ में आ रही है। अभी किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर देश में काम होने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आज बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी जब मेरी बात होती है तो लाइक यू नो वो लोग का भी मेन पेन एरिया वही होता है कि लाइक यू नो एक लेवल के ऊपर वो सोच नहीं सकते। या प्रॉब्लम वही होता है कि बहुत सारे लोगों को गोल्स क्लियर नहीं होते हैं, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि करना क्या है। और कहीं ना कहीं ये चीज आप जैसे बता रहे हो, स्कूलिंग से अगर चालू हो जाए तो सर पूरा लाइफ ही चेंज हो जाएगी। एब्सोल्युटली। आज आप 9th क्लास के एक बच्चे को, मैं कुछ ऐसे बच्चों से मिला हूं जो 9th क्लास में 2 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के, और वो डेली, ऐसा नहीं कि पूरे दिन काम कर रहे हैं, वो अपनी स्टडीज भी कर रहे हैं, वो एंजॉय भी कर रहे हैं और वो वर्किंग भी कर रहे हैं। वो उतना मैनेजमेंट उन्होंने किया हुआ है। तो ये आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि उन बच्चों का माइंडसेट उतना डेवलप हो गया है। और बाकी बच्चे जो हो सकता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद 10,000 रुपए की नौकरी के लिए भी परेशान है, ऐसा नहीं कि मिल गई है उसके लिए भी परेशान है। तो ये और कुछ भी नहीं है, बस एक माइंडसेट है उनका। जी। और कहीं ना कहीं ये माइंडसेट की बातें कोई करना भी नहीं चाहता। मतलब एक चलो कोई सब्जेक्ट दिखता है कि हाँ यार ये स्कूलिंग में आजकल पैटर्न क्या चल रहा है कि यार आपको हिस्ट्री में कितना आया, ज्योग्राफी में कितना आया, साइंस में कितना आया, 100 में से इतना आया, वो रिपोर्ट कार्ड पे दिखता है। माइंडसेट कहाँ दिखता है? माइंडसेट नहीं दिखता। तो मतलब कहीं ना कहीं जो चीज दिखती नहीं है शायद इसीलिए लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं, शायद वो है। और सर मुझे एक लगता है कि शायद अवेयरनेस की अभी कमी है। क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है तो वैसे वैसे कुछ लोग अवेयर होते जा रहे हैं। बट मुझे लगता है कि एक बड़े स्तर पे आप जैसे लोगों को जब बाहर आएंगे, जब बाहर निकल के आएंगे और जब अवेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। ट्रू, सो ट्रू। लेकिन ये किया कैसे जा सकता है? मतलब अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, मतलब एज ए एडवाइस आपकी मैं लूँ, जो हम शायद लाइक यू नो ये हमारे मिनिस्टर्स तक भी ये सारी चीज़ें पहुँच जाएं, तो क्या डेवलपमेंट करना चाहिए हमें स्कूल के बच्चों के लिए, जो शायद वो आज तो चलो जो हो गया यूथ के साथ वो हो गया, लेकिन आने वाले टाइम पे ये नहीं होना चाहिए। जी सर, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जो मेरा व्यू है कि हमें जो टीचर्स हैं उन टीचर्स के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम लेके आना चाहिए या ऐसा कोई कंसेप्ट लेके आना चाहिए जिससे कि जो टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं
या इसके साथ साथ मैं चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि हम स्कूल्स के अंदर अगर इसे इंटीग्रेट करना स्टार्ट करें, क्योंकि स्कूल के अंदर बच्चा 15 साल रहता है और उस 15 साल में उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है वो ही नहीं बनती है। तो स्कूल के अंदर अगर इस चीज़ को लेके आया जाए या कॉलेजेस के अंदर लेके आया जाए तो मुझे लगता है कि एक फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी हैबिट है कि लाइक ये बहुत अच्छी चीज़ आपने मुझे बताई कि लाइक ये स्कूल सेक्शन से ही जब उनका लाइक हैबिट बना लेते हैं जी सर, तो कहीं ना कहीं वही हैबिट को वो लोग फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे। तो सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जब आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो आपको इतनी सारी चीज़ें पता है, तो क्या कभी आपने कोशिश की है कोई मिनिस्टर से या किसी से बात करने की? मतलब एक चीज़ अगर समझो कोई अगर हमारे इंडियन गवर्नमेंट से देखना चाहते हो तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कहना चाहोगे, क्या डेवलपमेंट उनको करना चाहिए? सर जैसा कि हमने कोशिश की है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं अपने, तो मिनिस्ट्री में हमारी बात चल रही है और फ्यूचर में हो सकता है, उम्मीद है कि हम कुछ ना कुछ एक ऑथेंटिसिटी के साथ में भारत सरकार के साथ जुड़ जाएंगे। तो इसमें हम लोग एक चीज़ और कर रहे हैं कि हम जो कुछ भी करना चाह रहे हैं वो साइंटिफिक रूप से करना चाह रहे हैं और हम लोग एम्स को इन्वॉल्व करके रखना चाह रहे हैं। राजस्थान में जो काम करना चाह रहे हैं उसमें एसएमएस को इन्वॉल्व करके चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो एजेंसी हैं जब वो ऑथेंटिकेट करेंगी उस चीज़ को, वैलिडेशन जब वो प्रोवाइड करेंगी, तो मुझे लगता है कि हम मिनिस्टर्स के लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर्स के लेवल पे तब हम बात कर सकते हैं। राइट। लेकिन फिर ये कैसे हुआ? मतलब जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था तो आपने बताया कि 60,000 लोगों को आपने ट्रांसफॉर्म किया है। जी। तो कैसे ये जर्नी कैसे हुई और क्या रिजल्ट है उन लोगों में? मतलब जो बच्चों ने शायद ये सारी चीज़ें सीखी है, तो किस तरीके की ट्रेनिंग होती है जी, और क्या डेवलपमेंट उनमें आते हैं? सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि साइंटिफिक पार्ट को हम समझें कि हम ये सब करते किस तरीके से हैं। सो अगर हम ब्रेन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे ब्रेन में हमारा जब ध्यान जाता है वो जाता है हमारे ऑर्गन के ऊपर कि ये जो पूरा ब्रेन है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसमें ऑसिपिटल लोब है, इसमें हिपोकैम्पस है, इसमें ब्रेन स्टेम्स हैं, इसमें हाइपोथैलेमस है। अलग अलग पार्ट होते हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अगर मैं सपोज हिपोकैम्पस की बात करूं तो बच्चों के टर्म्स में सपोज आज मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर मैं हिपोकैम्पस को डीएक्टिवेट कर दूं, अपना कर दूं, तो मुझे ये याद नहीं रहेगा कल आफ्टर 24 आवर्स कि मैं यहाँ पर आपके साथ में ये पॉडकास्ट कर रहा था। ठीक है, तो हिपोकैम्पस प्राइमरी मेमोरी जो हमारी फॉर्म होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं आपकी ऑसिपिटल लोब की, तो सर जो भी हम देख पाते इसलिए हैं क्योंकि जो भी लाइट हमारी रेटिना से होके अंदर जा रही है केमिकल मैसेज के थ्रू, वो ऑसिपिटल लोब उसको डिकोड करती है, तब हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो ऑर्गन्स हैं वो देखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब सर ऑर्गन्स के बीच में जो मैसेजिंग होती है, जो मैसेज ट्रांसफर होता है वो केमिकल लेवल पे होता है और केमिकल लेवल पर होता है हार्मोन्स के थ्रू। तो हम लोग ऑर्गन्स के ऊपर काम कर रहे हैं हार्मोनल चेंज करके। तो हार्मोनल चेंज की अगर मैं बात करूं, जैसे आज एक बच्चा है, आपने उसको मोटिवेट कर दिया, स्कूल के अंदर मोटिवेट कर दिया, पेरेंट्स मोटिवेट करना चाहते हैं, तो जो कोई मोटिवेट हो जाता है, कभी कभी लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है जब आप पूरी तरह से एक्साइटेड होते हैं मोटिवेशन के साथ, मतलब कि बस अब ये दुनिया में जीत लूंगा, ऐसा लगता है उस दिन। लेकिन ब्रेन के लेवल पर अगर आप बात करें तो होता क्या है, हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर एंडोर्फिन्स होते हैं, वो डोपामिन नाम का एक हार्मोन होता है, उसको बढ़ा देते हैं। अब जब तक डोपामिन हाई रहेगा तब तक सर एक्साइटमेंट बना रहेगा, मोटिवेशन बना रहेगा, लेकिन ये 2 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे रहता है। अब जैसे ही ये डाउन आएगा तो बच्चा वही करने लग जाएगा जो पहले कर रहा था। तो हमें हार्मोनल लेवल पे काम करने की जरूरत है कि हम परमानेंट डोपामिन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं सर कि जो डोपामिन का लेवल है उसको डेली बढ़ाते हैं, और जो लेटेस्ट न्यूरो साइंस है, न्यूरोप्लास्टिसिटी को अगर आप समझेंगे, वो ये कहती है कि अगर आप कोई हैबिट फॉर्म कर दें बच्चे के अंदर या अपने अंदर या किसी के भी अंदर जिसके अंदर हम चेंजेस देखना चाहते हैं, तो सर लगभग एक एवरेज टाइम निकल के आता है हैबिट फॉर्मेशन का 66 डेज का।
अगर 66 डेज कंटिन्यूसली अगर आप डोपामिन को डेली बढ़ाते रहें तो हमारा ब्रेन ये मान लेता है कि इस चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो वो जो हैबिट जो भी आप फॉर्म करना चाह रहे हैं, चाहे वो बच्चा डेली सेल्फ स्टडी करने लग जाए, चाहे वो बच्चा डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करने लग जाए, चाहे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने लग जाए, चाहे डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने लग जाए, कोई भी हैबिट है आप लगा सकते हैं और किसी भी लेवल पे लगा सकते हैं। तो हम लोग हार्मोनल लेवल पे काम कर रहे हैं। फिर एक आता है सर फीलिंग्स के लेवल पे, फ्रीक्वेंसी लेवल। तो जिनकी लो फ्रीक्वेंसी रहती है, जैसे कि सैडनेस, एंगर, ये जो बच्चे हैं आज बहुत एंगर, छोटे छोटे बच्चों में मैं देखता हूँ 5 साल के बच्चे हैं लेकिन गुस्सा इतना ज़्यादा है उनके अंदर। तो जो एंगर का डेवलपमेंट है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉर्टिजोल उनका हाई हो गया है, ठीक है, या डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं जो एंगर के लिए जिम्मेदार होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रू मेडिटेशन साउंड, जो भी बाइनोरल बीट्स हैं जिसके 1000 से ऊपर रिसर्चेस पूरी दुनिया में हो चुकी हैं, तो हम लोग उन बाइनोरल बीट्स को हमने खुद स्टडी करके एक अपना एक फॉर्मूला डिजाइन किया है। तो अगर 28 दिन 28 डेज या 30 डेज उन बाइनोरल बीट्स को सुन लिया जाता है तो बच्चे एंगर फ्री होने लग जाते हैं। बच्चे सेल्फ स्टडी करने लग जाते हैं। बच्चों के अंदर मल्टीपल बिहेवियरल चेंजेस जो देखना चाहते हैं पेरेंट्स, आप, हम, सोसाइटी, वो उनके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और उसके हजारों फायदे हैं सर। मेडिटेशन के आपको भी पता है कि कितने फायदे हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। और मैं ये चीज़ सुन करके पहले तो आई वुड एक्नॉलेज कि आज ये एक जीती जागती गाइड बन जाएगी सारे टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, कि आपको बच्चों को ये सारी चीज़ें स्कूलिंग लेवल पे ही सिखानी चाहिए। मतलब कितनी सारी चीज़ें आपने बताई। और अगर ये 66 डेज अगर स्कूल के बच्चे ने दे दिए तो उसकी हैबिट अभी के लिए तो इम्प्रूव हो ही जाएगी, लेकिन लाइफ लॉन्ग वो सक्सेस जा सकता है। सो दिस इज रियली अमेजिंग। लेकिन ये स्टार्ट कैसे किया आपने? मतलब थोड़ा सा मैं अगर आपके बारे में जानना चाहूँगा। आपने इतना रिसर्च किया, इतना स्टडी किया, लेकिन how was your day, first initial days? When I took the decision. Yeah, absolutely. सर एक एजुकेट नाम से मेरे सीनियर हैं आईआईटी रुड़की से। हाँ. उनकी एक कंपनी है एजुकेट नाम से। तो आई वाज वर्किंग एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड आई वाज टेकिंग केयर एंटायर राजस्थान स्टेट। सो राजस्थान के अलावा जो है मेरे ही एक फ्रेंड, हम 2 लोग देख रहे थे पूरा। तो वहाँ जब मैं स्कूल्स में जाता था, मैंने करीब 200 स्कूल्स को एक्सप्लोर किया। तो मुझे लगा कि हम लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो मुझे एक गैप दिखाई दिया। फिर मैंने पूरे एजुकेशन सिस्टम को स्टडी किया, उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। तो मुझे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे अपनी लाइफ में फील हुई वो ये लगी कि 100 में से सिर्फ 4 लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो भी करियर में। लाइफ में वो भी नहीं है। उसका रीज़न भी ये है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा ये बोलता है कि हर 3 मिनट 44 सेकंड में एक सुसाइड हो रहा है, हर 29 मिनट के अंदर एक सुसाइड हो रहा है। तो सर जब 100 में से सिर्फ 4% का रेशियो है, वो भी करियर में, प्रोफेशनल अगर लेवल पे मैं बात करूं, तो 96% फेलियर रेशियो है। तो मैं तो हैरान था कि इसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो वो एक दिन था जब मुझे एक अपनी लाइफ के लिए एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गया कि मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर काम करूंगा, इसके सोल्यूशन के ऊपर काम करूंगा। तो वो एक दिन था जब मैंने डिसाइड किया कि हाँ, नाउ आई हैव टू क्विट फ्रॉम वॉट एवर आई एम डूइंग। तो फिर मैंने कंपनी के जो ओनर थे उनसे बातचीत की, उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं इस चीज़ के ऊपर फुल टाइम वर्किंग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी कुछ सपोर्ट किया मेरे को उस टाइम पे। फिर मैं आगे बढ़ा उस चीज़ पे। फिर मैंने सबसे पहले एक स्कूल ज्वाइन किया, आपके जयपुर में है, राइजिंग किड्स अकेडमी के नाम से। तो मैंने उनको कॉल किया कि सर वी आर वर्किंग ऑन बिहेवियरल चेंजेस एंड हैबिट्स डिजाइन एंड माइंडसेट एंड पर्सपेक्टिव बिल्डिंग एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे एक टाइम दिया कि ठीक है सर, एक बार मिल के बात करते हैं, ऐसे फ़ोन पे बात नहीं होगी। तो मैं जब वहाँ गया, उन्होंने मेरी बात को समझा, तो फिर उन्होंने मुझे अलाउ किया कि ठीक है, आप हमारे स्कूल में आके इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। सर पहले 5 दिन के अंदर आपको बड़ी हैरानी होगी ये जानकर कि उस स्कूल का जो सबसे वीकेस्ट स्टूडेंट था, जिस बच्चे के लिए मतलब टीचर्स ने भी ये बोल दिया था कि इसका कुछ नहीं हो सकता, पेरेंट्स को भी ये भरोसा हो गया था कि हमारा बच्चा ही मतलब डम है, मतलब मैं सॉरी मेरे वर्ड के लिए, लेकिन ये सिचुएशन वहां पे थी। सर 5 दिन के अंदर उस बच्चे ने स्कूल टॉप किया, जस्ट इन 5 डेज। तो वो 5 दिन के अंदर जब किया तो मेरे अंदर एक एनर्जी आई कि यार ऐसे बच्चे कितने हैं जो शायद उसका दिमाग कमजोर नहीं है, बस उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है।
तो 5 दिन के अंदर पूरे स्कूल की 8 क्लास मैं ले रहा था। बच्चे इतने हैप्पी थे कि उनको मैं बोलता था कि बेटा पढ़ के आना है, तो सर वो 3 घंटे सेल्फ स्टडी करके आ रहे हैं। मतलब पूरे स्कूल का एवरेज 3 आवर्स पर डे सेल्फ स्टडी देखने के बाद फिर मुझे लगा कि अब इसके ऊपर बड़े स्तर पे काम किया जा सकता। फिर मैंने लगभग 6-7 महीने 8 महीने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया। उसके बाद में जैसे तैसे सर्वाइव करके फिर कुछ ट्रायल किए, कुछ आईआईटी कानपुर के कुछ लोग हैं उनके साथ जुड़ के कुछ ट्रायल्स ऑनलाइन किए, क्योंकि सर ऑफलाइन में बहुत कम मतलब लोकेशन को कवर कर सकता हूँ। मैं 5 स्कूल में जा पाता। तो मुझे लगा कि अगर प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी है तो कुछ टेक्नोलॉजी की हेल्प इसमें लेनी चाहिए। तो हमने कुछ ऑनलाइन ट्रायल्स किए। ऑनलाइन ट्रायल के अंदर भी हमें ऑलमोस्ट उतना ही रिस्पॉन्स मिला, मतलब कुछ कम था उससे, लेकिन ऑलमोस्ट उतना मिला। फिर उसके बाद में हमने कुछ फंड्स उठाए। फंड्स के बाद में एक टीम बनाई। फिर इंडिया के रिनाउंड कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नागपाल सिंह जी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फॉर्मर मेंबर भी हैं, और जो ये जो आपका एनसीईआरटी में जो वैल्यू इंटीग्रेशन है वो उनका दिया हुआ है भारत सरकार को। तो उनके साथ मेरी जब मीटिंग हुई तो एज ए कंसल्टेंट हम उन्हें अपनी टीम में लेके आए। उस सब को देखने के बाद फिर हमने ग्लोबल रिसर्चेस को एक्सप्लोर किया। लगभग 350 से ऊपर रिसर्चेस को एक्सप्लोर करने के बाद अभी फिलहाल हम लोग बायोकेमिकल एविडेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, जो अभी तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया। मतलब ये कि हमने कहा कि बिहेवियरल चेंजेस आ चुके हैं, हैबिट फॉर्मेशन हो चुकी है, माइंडसेट चेंज हो चुका है। ये तो हो गई एक वर्बल बात, लेकिन केमिकल लेवल पे क्या कर सकते हैं। आज एक बच्चे का पेरेंट्स के कंसेंट से सपोज एक ब्लड सैंपल लेंगे और उस ब्लड सैंपल से हार्मोनल टेस्ट करवाएंगे, और हमारी ट्रेनिंग के 3 महीने बाद फिर से एक बार हार्मोनल टेस्ट कराएंगे, तो दोनों के अंदर केमिकल लेवल पर जो चेंज मिलेगा दैट इज बायोकेमिकल एविडेंस। तो हम लोग अभी इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग ग्लोबली इस रिसर्च को पब्लिश कर देंगे। अमेजिंग सर, बहुत डिटेल लेवल पे आपने काम किया, सच में ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन सर। लेकिन ये किस तरीके की ट्रेनिंग होती है, मतलब थोड़ा सा और वो देखने में मैं एक्साइटेड हूँ कि भाई चलो बिहेवियरल चेंज, मेंटल लेवल पे चेंज, माइंडसेट चेंज, ये सारी चीज़ें हो तो रही है, लेकिन आप ऐसा क्या करवाते हो जिससे ये सारी चीज़ें हो जाएं? सर ऐसा इसलिए हो पाता है कि जो हमारा ब्रेन है इसके 4 अलग अलग स्टेट होती हैं। हमें ये लगता था 1970s तक 1960s तक कि हम लोग मोनोफेजिक स्टेट में वर्क करता है हमारा ब्रेन, लेकिन 1960s और 70s के बीच में एक रिसर्च हुई, और उस रिसर्च में आया कि हमारा ब्रेन पॉलीफेजिक स्टेट ऑफ माइंड में एग्जिस्ट करता है। मतलब ये कि आपका ब्रेन 24 घंटे के अंदर अगर आप सोते भी हैं तो 4 अलग अलग स्टेट में स्विच करता है। सर सबसे पहली स्टेट होती है आपकी बीटा स्टेट। बीटा स्टेट में अभी हम बात कर रहे हैं, आपको हो सकता है एसी की आवाज़ सुनाई दे रही हो, आपको हो सकता है आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ आइडियाज चल रहे हों, बहुत सारी चीजें। मतलब कि इसमें जो ब्रेन वेव की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 14 to 21 साइकिल्स पर सेकेंड। इतना फास्ट आपका ब्रेन काम कर रहा है, आप पूरी तरह से अवेयर है, ठीक है। इसके बाद की जो स्टेट आती है, जो इंटरनल स्टेट होती है, वो आती है 7 to 14 साइकिल्स पर सेकेंड, वो होती है हमारी अल्फा स्टेट। जब आपने देखा होगा कि जब आप मेडिटेशन करते हैं या आप रिलैक्स करते हैं खाना खाने के बाद में, तो उस समय पर आपका ब्रेन थोड़ा काम हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे होते हैं, हल्का सा झपकी वाली स्टेट भी आने लग जाती है। तो ये हो गया, जब मेडिटेशन करते हैं तो आप एक चीज़ के ऊपर फोकस्ड होते हैं, सांस को अंदर लेना या किसी एक चीज़ के ऊपर अपने ब्रेन को पूरा का पूरा फोकस करते हैं, ये हमारी अल्फा स्टेट होती है। तीसरी स्टेट होती है हमारी थीटा स्टेट। थीटा स्टेट वो होती है जब आपको झपकी आ रही होती है, मतलब कि आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब कि आप हल्का हल्का नींद की तरफ बढ़ चुके हैं। तो उस स्टेट में आपको इंट्यूशंस आने लग जाते हैं, और फोर्थ स्टेट होती है हमारी डेल्टा, जहां पर आप जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, अगर आप चाहें तो उनके सॉल्यूशन सर्च कर सकते हैं। डेल्टा में जैसे जो लोग पुराने टाइम पर समाधि वगैरह लिया करते थे, वो डेल्टा में चले जाया करते थे। अब आपने देखा होगा कि नॉर्मल पूरे दिन हम बीटा में रहते हैं, मैक्सिमम टाइम हम बीटा में रहते हैं, फिर हम अल्फा में जाते हैं जब हम मेडिटेशन या प्रेयर कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, फिर हम नींद में जाते हैं, हम थीटा स्टेट में जाते हैं, और फिर हम डेल्टा में जाते हैं जब पूरी तरह से बॉडी को रिलैक्स चाहिए होता है। अब सर ये जो 4 स्टेट हैं, हमारी कंपनी क्या करती है कि हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम डेवलप कर लिए हैं जिससे हम बच्चे को कॉन्शियसली इन स्टेट के अंदर लेके जाते हैं। और अगर सर किसी को भी अल्फा और थीटा में अगर ऑपरेट करवा दें हम, तो उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी।
तो ये हमें कॉन्शियसली करना आ गया है कि हम बच्चे को बीटा से अल्फा और थीटा लेवल पर लेके जाते हैं, फिर उसके अंदर वहां पर सबकॉन्शियस लेवल पर उसकी कोडिंग करते हैं ब्रेन की थ्रू जो पॉजिटिव कीवर्ड्स होते हैं, और उसके बाद में जब वो बाहर आता है तो वो उसकी जो सबकॉन्शियस वाली स्टेट है वो असर करने लग जाती है। तो 1 महीने में जो चेंजेस हम देखते हैं वो उससे आने लग जाते हैं, जो 100% उसमें बच्चे में विजुअल होते हैं। 7 दिन के अंदर आप मेजर कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ग्रेट 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 सर, ये सारी चीज़ें ऐसे सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या कोई ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हो आप, जैसे लाइक यू नो जो हमने देखा हो बहुत बार, जी यू नो आम लाइफ में, या ऐसा कोई कैसे मैं आइडेंटिफाई कर सर एक चीज़ आपने देखी होगी, बहुत सारे चैनल्स पे देखी होगी आपने, केबीसी में भी देखी होगी आपने, शार्क टैंक इंडिया में भी देखी होगी, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में भी देखी होगी कि कुछ बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर कलर बता देते हैं, बुक्स पढ़ लेते हैं, नंबर्स बता देते हैं। तो हम जब ब्रेन एक्टिव हो रहा है तो कुछ तो ऐसा होगा। तो सर जो इनिशियल स्टेज होती है, अगर मैं कहूँ फिजिकल लेवल पे आपको देखना है, तो हमारे बच्चे जो ये कोर्सेज करते हैं सर, पहली क्लास जो 50 मिनट्स की होती है, हमारे बच्चे कलर्स को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं ब्लाइंड फोल्ड के साथ में। इन्हीं बच्चों को अगर 4-5 दिन की ट्रेनिंग दे दी जाए तो ये बच्चे बुक्स को रीड करने लग जाते हैं ब्लाइंड फोल्ड के साथ में। अगर इन्हीं बच्चों को लगभग 15 दिन की ट्रेनिंग दे दी जाती है तो ये बच्चे 8 से 10 फुट की दूरी से बताने लग जाते हैं कि आप क्या एक्शन कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्शन कर रहे हैं या दूर से आप कुछ दिखा रहे हैं, वो ये बच्चे आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। ये एक फिजिकल एक प्रूफ के तौर पर आप ले सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है ब्लाइंड फोल्ड करना, लेकिन क्योंकि ब्रेन एक्टिव हो रहा है सर, तो कहीं तो दिखाई देगा वो फिजिकल लेवल पे कि कुछ तो हो रहा है। तो ये चेंजेस आपको वहां पर फिजिकल लेवल पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ में जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो आपको इन राइटिंग हम लोग देते हैं। मतलब जो हमारा पूरा कंसेप्ट है वो हम स्कूल्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल बच्चा जब स्कूल में रहता है तो उसकी फाउंडेशन पे काम होना चाहिए। तो पूरे साल के लिए ऐसे कोर्सेज बना दिए गए हैं जिससे उनकी पूरी लाइफ ही रीडिजाइन हो जाए। अमेजिंग अमेजिंग। तो ये कितने स्कूल्स तक अभी आप पहुंचे और आगे का क्या प्लान है? सर हम लोग अभी अराउंड ऑपरेट कर रहे हैं अराउंड 200 से ऊपर स्कूल्स में, जिसमें हमारे इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल का अगर आपने नाम सुना होगा, उनके 130 के आसपास ब्रांच है पूरे इंडिया में, उनसे हमारा टाई अप है। उसके अलावा अराउंड 65 स्कूल्स हमारे राजस्थान में हमने पिछले साल ही कर लिए थे। तो ये लगभग आपके 200 तो स्कूल हो गए और अराउंड 210 से ज़्यादा हमारे पार्टनर हैं, तो करीब 410 टोटल स्कूल और फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं। तो ये हम कर रहे हैं क्योंकि सर इतनी बड़ी टीम पूरे इंडिया में डिप्लॉय करना वो एक स्टार्टअप के लिए, एक अर्ली एज स्टार्टअप के लिए पॉसिबल नहीं है। सो हमने एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया जिसमें हम लोगों को अपने साथ जोड़ सकें और हम लोग कहीं ना कहीं उनके लिए हर महीने एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी बना सकें। उसके साथ साथ जो बिहेवियरल चेंजेस हैं उसकी गारंटी पेरेंट्स को दे सकें, जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी हम फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को दे सकें जो हमारी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ये हमने अभी स्टार्ट किया है कि पैन इंडिया कोई भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से वो शुरू कर सकते हैं। अमेजिंग। मतलब ये फ्रेंचाइजी बोलना भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उससे बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं। मतलब आज जो काम कर रहे हैं वो काम करने में हैप्पीनेस मिलेगा, क्योंकि बच्चों को आज स्कूल लेवल से हम ऐसी चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं जो उनके फ्यूचर को बना के दें। तो वो अर्निंग तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम सोसाइटी के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। राइट सर। अमेजिंग। तो ये चीज़ के लिए तो एक्सपांड करना बनता ही, और लाइक यू नो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो आपके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। बिल्कुल सर। तो थोड़ा सा अगर आप इसको एलोबरेट कर लो कि क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्या क्या लेवल्स होते हैं उसके, जी। और उनको अगर अर्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर हमारा जो स्टार्टिंग है वो 15,000 से स्टार्ट हो जाता है, सो दैट पूरे भारत में जितनी भी माताएं और बहनें हैं या कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो अभी शायद 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 रुपये तक कमा रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो करना बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में लेकिन बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए हमारा 15,000 से किट हम लोग पूरी फिजिकल प्रोडक्ट की कॉस्ट है ये, और कोई चार्जेस इसमें नहीं है, पूरा सेटअप, पूरी टेक्नोलॉजी सब कुछ हम लोग इसमें प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। ये इनिशियल प्लान होता है। अगर मैं पिन कोड लेवल की राइट्स की बात करूं, जहां पे
अगर कंपनी भी कुछ कन्वर्जन करती है तो भी उनको कुछ बेनिफिट होगा, अगर वहाँ ट्यूटर भी कंपनी जोड़ती है तो भी उनको बेनिफिट होगा, या एक भी स्कूल अगर वो कर लेते हैं तो हमारा लगभग 30 लाख का रेवेन्यू स्कूल से आता है। तो अगर उस लेवल पर बात करें तो हमारा लगभग 1,25,000 प्लस जीएसटी, अभी डिस्काउंट चल रहा है इसलिए ये 1.25 लाख प्लस जीएसटी में हम लोग पूरे एक राइट्स उनको दे देते हैं, जिसके अंदर मिनिमम हमारा कमिटमेंट रहता है 3x आप उसमें करोगे ही करोगे। अगर 3x नहीं करते हैं, आपका पैसा आपका है, वो एक बैंक में जमा है, वो पूरा का पूरा 100% रिफंडेबल पॉलिसी है हमारी। इसके साथ साथ जो रिन्यूअल पॉलिसी है वो भी ये है कि अगर 2 साल में आप 10x से ज्यादा, 10 गुना से ज्यादा कमा लेते हैं तो हम रिन्यूअल फीस लेंगे, अदरवाइज कोई रिन्यूअल फीस नहीं लेंगे, 2 साल के लिए फिर से रिन्यू कर देंगे। एक सेवा का भाव हम लेके चल रहे हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि बस पैसा कम। सर एक अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट अगर पूरे देश में दिखने को मिलेगा तो हम तो वैसे ही बड़े बन जाएंगे। लेकिन एक अगर इसको सॉल्व कर दिया, जो अभी देश की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम में से एक है, तो मुझे लगता है कि रात को अच्छी नींद आ जाती है। 100%। मैं आपको वही बता रहा था कि ये लाख सवा लाख रुपया इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और ये बिजनेस भी कैसा है कि जिससे सेटिस्फेक्शन मिले। और उसमें भी लाइक सबसे बड़ी बात है कि आपने बता दिया कि अगर वो 3x नहीं कमा रहे तो हम उनका पैसा रिटर्न कर देंगे, पूरा 100% रिफंड पॉलिसी, मतलब एकदम जीरो रिस्क एकदम बिजनेस हो गया। और उसमें लाइक स्कूल्स के साथ टाई अप करना है उनको, खाली लाइक आपने एक बीच में बताया एक स्कूल के साथ भी अगर उन्होंने टाई अप कर लिया अपने लोकल एरिया में, जो शायद लेकिन हर पिन उसी में 4 गुना इनकम हो जाती है सर उनकी, पूरे साल में एक स्कूल भी अगर कर लेते हैं। अब स्कूल के अंदर भी हम लोग क्या हेल्प करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ने हमसे फ्रेंचाइजी ली, फ्रेंचाइजी के बाद में वो अपने एरिया के जो स्कूल्स का डेटा है वो हमें देंगे, और उस डेटा के ऊपर मेरी जो पूरी सपोर्ट टीम है, ये सपोर्ट टीम उनसे कॉल करेगी, इवन अपॉइंटमेंट में भी उनको हेल्प करेगी। उसके साथ साथ वो अगर जूम मीटिंग पर वो हमें लगता है कि वो उतने सक्षम नहीं है तो उनकी ट्रेनिंग तो होती है, उसके उनके माइंडसेट की ट्रेनिंग, उनके पर्सपेक्टिव की ट्रेनिंग, उनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस की ट्रेनिंग, उनके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल उनको वहाँ जो चाहिए, जो पीपीटी उनको दिखानी है, जो वहाँ पर प्रेजेंटेशन स्किल्स उनकी हैं, उन सब के ऊपर हम लोग काम करते हैं। और वो काम करने के बाद 15 दिन रिजल्ट निकालने के बाद फिर हम उन्हें मार्केट में भेजते हैं। और अगर मान लेते हैं 0.1% भी हमें डाउट है कि ये नहीं कर पाएंगे, तो हम अपनी टीम से जूम पर उन्हें कनेक्ट करवा के, जो भी स्कूल के ओनर है, हमारी टीम उन्हें कन्वर्ट करके देने वाली है। तो ये पूरा सपोर्ट उनको रहता है। मतलब ये सपोर्ट बहुत अच्छी चीज है। आप ट्रेनिंग से लेके लीड्स को कैसे क्लोज करना, सारी चीजें उनको सिखा रहे हो, मतलब सारी चीजें आप उनको करके सिखा भी रहे हो और करके भी दे रहे हो। बिल्कुल सर, करके अमेजिंग। खाली इतना है कि वो फिजिकल जगह पर उनको प्रेजेंट रह के एग्जीक्यूट करना है बस। सर ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी कंपनी का विजन है, जो फंडामेंटल्स है, वो 3 फंडामेंटल्स है। सबसे पहला है कि हमें हैबिट्स एंड बिहेवियर डिजाइन करना है। जो भी धरती पे जितने भी लोग हैं, उन एक सोच है कि आज से अगर 50 साल बाद ये कंपनी कर रही होगी तो ये 3 फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होंगे, हैबिट्स एंड बिहेवियर डिजाइन। दूसरा है हमारा माइंडसेट एंड पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट, क्योंकि मुझे लगता है एक इंसान जो आज 1 लाख कमा रहा है और जो 1 लाख करोड़ कमा रहा है, उसके अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस निकल के आता है और वो है उसका माइंडसेट। तो हम माइंडसेट के ऊपर और पर्सपेक्टिव बिल्डिंग के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तीसरा है केयर ऑफ ऑल ह्यूमंस, ये तीसरा फंडामेंटल है। चाहे बच्चे जुड़े हमारे साथ, चाहे कोई पार्टनर जुड़े, चाहे कोई स्कूल जुड़े या पेरेंट्स जुड़े या कोई भी इंसान जुड़ता है, उनकी केयर करना, यानी कि उनको हमारी वजह से कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। ये हमारी कंपनी के 3 फंडामेंटल हैं जिनके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। इसलिए अभी अगर ग्रोथ की मैं बात करूं सर, लास्ट 4 मंथ्स में हम लगभग 9 से ज्यादा कंट्रीज में लॉन्च होने वाले हैं। वहां के लोग कनेक्ट हो चुके हैं जो पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी हम लोग कुछ अग्रीमेंट्स वगैरह और जो इंटरनेशनल बॉर्डर का जो भी गाइडलाइंस होती हैं उसके ऊपर अभी वर्किंग कर रहे हैं। इंडिया की अगर बात करें तो विद इन 3 मंथ्स हम लोग 17 से ऊपर स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये चीज इसलिए हो पा रही है क्योंकि एक अफोर्डेबिलिटी हमने दे दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको मैं सपोर्ट करता हूं वो है हमारा सपोर्ट, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी पार्टनर हमारे साथ जुड़ गए हैं या जो भी पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब अगर उनको तो नहीं पता इसके बारे में, लेकिन हमारी तरफ से वो सपोर्ट उनको मिलना चाहिए कि वो जिस सोच से जुड़े थे वो उससे 10x और आगे का उनको कॉन्फिडेंस मिल जाए। परफेक्ट, बहुत अच्छा है। लेकिन सर ये जब भी हम रिजल्ट की बात करें तो क्या हर बच्चे में ये रिजल्ट देखने मिलता है सर, या कोई ऐसे बच्चे रहेंगे जो शायद लाइक आजकल बहुत एलडी और कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो शायद ये चीजों को समझ ना पाए। जी। तो क्या उनकी फीस, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल फीस क्या होती है, और अगर उनमें रिजल्ट नहीं आया जी सर, तो हमारे एक्शंस क्या होते हैं? सर सिंपल हमने एक रखा हुआ है
पेरेंट्स के लिए कि अगर कोई रिजल्ट नहीं तो कोई पैसा नहीं। ओह। और 100% पेरेंट्स के लिए भी रिफंड पॉलिसी हमारी कि एंड ऑफ द डे अगर आपके बच्चों के रिजल्ट नहीं आते हैं तो आपका पूरा पैसा वापस है। और फीस को हम इतना अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे भी लोग थे टीम में जिन्होंने कहा कि यार इसको 12,000 10,000 से नीचे हमें इंट्रोड्यूस ही नहीं करना है मार्केट में पूरे साल की। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं एक छोटे से बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे फादर टैक्सी ड्राइवर रहे, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि मैं कैसे अफोर्ड कर पाता अगर ये चीज़ तब होती जब मैं था। तो वहाँ से निकल के आया कि एक इतनी कॉस्ट इसकी इफेक्टिव रखनी चाहिए हमें, लाइक 500 रुपीज़। तो वहाँ से वो बच्चों के अंदर जब एक बार उनको बेनिफिट हो जाएगा फिर वो तो कहीं ना कहीं तो एक बड़े लेवल पर हम एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक मास लेवल पे कॉस्ट को जितना इफेक्टिव से इफेक्टिव फिजिकल मेटेरियल देने के बाद भी हम रख पाएं उतना हमें रखना है। ग्रेट ग्रेट। सो इतनी कम फीस में मास में जब स्टूडेंट आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल अर्निंग पर्सपेक्टिव भी लाइक एक पूरी स्कूल मिल गई है। यस सर। स्कूल में जितने बच्चे हर किसी के 500 रुपीज के हिसाब से कैलकुलेट कर लो तो हमारा इनकम बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, इसमें रेवेन्यू शेयरिंग कैसे होगा? मतलब जो सर इसमें हमारी कंपनी की कोई रॉयल्टी नहीं रहती है। Okay. हम लोग जो फिजिकल मटेरियल है, जो भी बुक्स वगैरह हैं, उसकी जो भी कॉस्ट होती है वो कॉमन होती है, सब जगह से पता चल जाती है। उसमें 5-10 रुपए का मार्जिन रख के हम लोग पूरी की पूरी किट उनको दे देते हैं। हमारा कोई बिजनेस शेयरिंग नहीं है। अगर कुछ कन्वर्जन होता है, अगर एक्सक्लूसिव होता है तो डेफिनेटली, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा रोल उसमें जुड़ जाता है। कंपनी की तरफ से गारंटीज जाती हैं, कंपनी की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है, कंपनी की तरफ से पूरे साल के लिए बच्चों को अराउंड 52 बुक्स दी जाती हैं, 48 से 52 बुक्स दी जाती हैं। उस केस के अंदर कंपनी की तरफ से जो चीज़ें होती हैं उसका जरूर चार्ज रहता है। अदरवाइज हमारी कोई रॉयल्टी फीस नहीं है। हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है और उसमें भी हम फिजिकल मटेरियल काफ़ी कुछ देते हैं उनको। ट्रू ट्रू। और अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे व्यूअर में से कोई ये बिजनेस करना चाहे जी, तो उसे कितने मैन पावर की या क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगर वो एक स्कूल का भी टाई अप कर लेते हैं अपने लोकल एरिया में? तो सर अगर मैं स्कूल के लेवल पर बात करूं तो 2 लोग वहाँ पर उन्हें चाहिए होते हैं पूरे साल के लिए। और लगभग 30 लाख रुपए का रेवेन्यू एक स्कूल से जनरेट होता है अगर 500 बच्चे हैं। इसके अलावा अगर वो खुद करना चाहते हैं, सपोज शुरुआत में नहीं रहते हैं उतने सोर्सेज रिसोर्सेज और उतने इंफ्रा नहीं रहता है, इस बिजनेस के लिए पूरा सेटअप हम लोग करके देते हैं। इसके अंदर हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है जिसमें हम विंडोज़ एप्लीकेशन भी है जिसके अंदर हमारी डायरेक्टली प्रोजेक्टर के अंदर भी चला सकते हैं पेन ड्राइव से। उसके अलावा डायरेक्टली अगर वो भी नहीं है तो मोबाइल से टीवी को कनेक्ट करके भी चला सकते हैं, तो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन भी है। तो ये सारी चीज़ें हम देते हैं। तो इसमें मैन पावर की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती सर क्योंकि जो पूरे प्रोग्राम से हमारे वो जैसे सबकॉन्शियस लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर साउंड होते हैं, एक स्पीकर लगाना है उनको, एक बटन दबानी है, उससे ही चेंजेस आते हैं। तो इसमें मैन पावर का कोई रोल नहीं होता है। एक अकेला इंसान है, इवन अगर वो 5वीं पास भी हैं तो भी वो इस बिजनेस को चला सकते हैं। कर सकते हैं। ट्रू। अमेजिंग अमेजिंग। अगेन ये एज ग्रुप के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर सकता है, 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर सकता है। इसको लगभग 2nd क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चे अभी कर सकते हैं। लेटर ऑन हम कॉलेजेस और कोचिंग्स और कॉर्पोरेट के लिए लेटर ऑन हम लोग करने वाले हैं। सुपर सुपर। सो अगर मैं सपोज करूँ एक जगह पर बिजनेस चालू कर लेता हूँ, एक स्कूल के साथ टाई अप कर लेता हूँ, 2nd स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक सारे स्टैंडर्ड को बिल्कुल 1 साल में ट्रेनिंग दे दूँ, यस सर, तो नेक्स्ट ईयर उनके लिए क्या दूंगा? सर नेक्स्ट ईयर के जो प्रोग्राम है वो चेंज हो जाएंगे, दूसरे प्रोग्राम आ जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग उनके 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे, क्योंकि एक बार माइंडसेट की ट्रेनिंग दे दी तो उसके बाद फिर जो फर्दर हमारे कोर्सेज हैं वो आते रहेंगे। क्या क्या कोर्सेज का प्लानिंग है फ्यूचर? सर सबसे पहले तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं न्यूरो बेस्ड, जो माइंड प्रोग्रामिंग हमारा पहला कोर्स है जिसकी 10 बुक हैं, 66 डेज का ये कोर्स रहता है। इसके बाद में हम काम कर रहे हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ऊपर। इसके साथ में हम काम कर रहे हैं बच्चों की मेमोरी के ऊपर, क्योंकि इंडिया में अभी जो कुछ भी पूरी एजुकेशन चल रही है वो टेक्स्ट बेस्ड चल रही है या मेमोरी की टेस्टिंग गवर्नमेंट करती है और मेमोरी की ट्रेनिंग हम देते नहीं है। तो हमने सोचा कि मेमोरी की ट्रेनिंग एक अच्छे स्तर पे हमें देनी चाहिए। उसके साथ में फिर हम लोग कम्युनिकेशन के ऊपर कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी को लेके कर रहे हैं, कुछ सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ये सारे कोर्सेज इस साल के लिए हैं, नेक्स्ट ईयर के डिफरेंट कोर्सेज हैं। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा है। मतलब आपकी पूरी टीम एक साइड रिसर्च कर रही है नए नए कोर्सेज बनाने के लिए, yes, एक साइड सपोर्ट कर रही है जिनको बिजनेस डेवलप करके खुद अर्निंग करना है, राइट सर,
और यू नो एक साइड लाइक एक सोशल कॉज के लिए आप बिल्कुल लगे सर, हो, बिल्कुल, जिसमें यू बिल्कुल। नो इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के Right, sir, लिए right, sir, right, पूरी sir. फौज साथ में। जी। अमेजिंग सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। Thank you so much, sir. और आई होप अगर आप में से भी किसी का और भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में दे दीजिएगा। सर हम संडेज को लाइव सेशन करते जी। हैं, किसी का भी क्वेश्चन होगा तो हम एक Definitely. इंस्टा लाइव, यूट्यूब लाइव पे आके हम सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पर है या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर भी कॉल करके हमारी आईबीआर टीम पर 12 लोग हमेशा कॉल अटेंड करने के लिए बैठे रहते हैं। Amazing. तो उनसे भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। You're most welcome, sir. Most welcome. ग्रेट टॉकिंग टू यू। जी।